मंगरुआ ने अपनी चौपाल सजाई है। और एक बार फिर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ सुनील कुमार जी, पूर्व पंचायती राज सचिव। हम लोगों ने विस्तृत बात की थी कि चुनाव आ रहा है, पहली सरकार तीसरी सरकार के दरवाजे पर जाएगी, लेकिन तीसरी सरकार का योगदान केवल मत देना ही नहीं होगा, बल्कि तीसरी सरकार के मुद्दे भी उनके एजेंडे में शामिल हो, उनके मैनिफेस्टो में शामिल हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो बातें आती हैं कि ठीक है, गांव वालों को तो मत देने का अधिकार है, वो मत देते हैं, उनकी बातें सुनी जाती है, लेकिन उनकी बातें कौन सुनेगा जो अभी बालिग नहीं हुए हैं, 18 वर्ष से कम आयु के हैं, बच्चे हैं, वयस्क होने से थोड़े पहले की अवस्था के हैं। उनके भी तो मुद्दे हैं सर। बच्चों के लिए जो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत की बात होती है, चाइल्ड पार्लियामेंट की बात होती है, अन्य सारी जो अन्य सारे प्रावधान जो पंचायती राज संस्थान के द्वारा किया जाता है, उस पे सर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कैसे बच्चों को भी मुख्य धारा में लाया जाए। वो केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनके अंदर भी एक मतलब कि कैसे हमारा लोकतंत्र फंक्शन करेगा और उनकी क्या भागीदारी होगी एज ए चाइल्ड। आगे चल के वही चाइल्ड मतदाता भी बनेगा, चुनाव भी लड़ेगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट भी करेगा। उनको लेकर क्या आप लोग करते हैं सर, या सरकार द्वारा क्या किया जाता रहा है? यहाँ पर देखिए, जो बच्चे हैं वो सरकार के, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके बच्चों के हित के में कई योजनाएं अलग अलग विभागों के द्वारा चलाई जाती रही हैं। सामान्य रूप से पंचायत के स्तर पर जो 29 विभागों को हस्तांतरित किया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल एवं महिला कल्याण से जुड़े मुद्दे भी और विषय भी थे। लेकिन सामान्य रूप से अभी तक पंचायतों का अधिकांश राज्यों में यह दृष्टिकोण रहा कि यह तो काम विभागों का है, इससे पंचायत का सीधा क्या लेना देना है। हमारे वोटर तो 18 वर्ष से ऊपर के जो नागरिक हैं वही हैं, वही जो वयस्क हैं वही हमारे वोटर हैं। तो जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी तो उनके अभिभावकों की है, तो पंचायत भला क्या कर सकता है। तो ये एक सामान्य रूप से यही सोच अधिकांश जगहों पर रही थी। कुछ एक राज्यों में यूनिसेफ वगैरह ने यहाँ पर वर्षों से काम कर रहे थे, विशेष रूप से केरला में किया है, राजस्थान में किया है, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि में भी किया है, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी कर रहे हैं, जहां वो पंचायती राज विभाग के साथ और जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके पंचायत को इस कार्य में कैसे भागीदार बनाया जाए और प्रभावी भागीदार बनाया जाए, इस संबंध में उन्होंने कई कार्य किए। और जो उनकी सबसे उल्लेखनीय पहल थी वो थी बाल पंचायत की, बाल सभा की। और कुछ राज्यों में जैसे आपका राजस्थान में उन्होंने बकायदा प्राविधान किया है कि साल में कम से कम 2 बाल सभा का आयोजन किया जाना आवश्यक है। और हम लोगों ने भी एक एडवाइजरी भारत सरकार ने भी जारी की थी 2-3 साल पहले प्रत्येक राज्य को कि आप भी अपने पंचायत में बाल सभा का आयोजन कराएं, ताकि बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे भी जो है वो पंचायत के सामने आए और फिर वो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान या ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP का पार्ट बने। तो इस दृष्टिकोण से इस पर
कार्य किया जा रहा था, और जब लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज यानी जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनका स्थानीयकरण किया गया, कि 9 थीम्स में उसे बांटा गया जिसे आसानी से गांव के लोग समझ सकें और उसे अपनी प्राथमिकता में ले सकें। तो उसमें तीसरा थीम था चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत का, जिसमें इन सभी मुद्दों को उसमें आकार लेना। अब ये मुद्दे किस प्रकार के हो सकते हैं? जैसा आपने कहा कि शिक्षा तो अपनी जगह पर है ही, कि स्कूल में अटेंडेंस है या नहीं है, एनरोलमेंट है या नहीं है, स्कूल समय से खुल रहा है अथवा नहीं खुल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी विषय हैं जहां पर पंचायतों का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इन सारी चीजों को, और दूसरा कि जो बच्चे हैं वो अगर अपनी जरूरतों को आर्टिकुलेट करते हैं यानी अपनी जरूरतों को बताते हैं, तो वो किसके सामने रखेंगे, कैसे रखेंगे? तो यहाँ पर बाल पंचायत और बाल सभा का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें सभी बच्चे साथ में जुड़ते हैं। विशेष रूप से आपके 10 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो एक तरह से समझिए कक्षा 5-6 से लेकर के 10वीं 12वीं तक के बच्चे हैं, वो जब जुड़ते हैं अपनी सभा करते हैं, तो वो अपने से जुड़ी समस्याओं से, चाहे वो घर में समस्या हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र पे हो, चाहे गांव में हो, उस पर वो अपनी बातें रखते हैं। और यहाँ पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान में बाल सभा में और बाल पंचायत में बच्चियों ने वहां पर बाल विवाह का भी प्रश्न उठाया था, और उसके बाद उस बाल विवाह को कैसे रोका जाए इस पर पहले बच्चों ने विचार किया, कि उन्हीं की एक गांव की ही एक बच्ची का, जिसका जबरन माता पिता उसका 18 साल से कम उम्र में उसकी शादी करवा रहे थे, तो उसे रोकने के लिए बच्चों ने उस गांव में पहल की थी, उस लड़की ने भी पहल की, उसने खुद जाकर के बच्चों को बताया, और फिर सारे बच्चे एकजुट होकर के पंचायत के पास ले गए, और अंततः वो बाल विवाह रोक दिया गया। तो राजस्थान में जहाँ बाल विवाह काफी ग्रामीण क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में अक्सर हो जाया करता था, उस पर इस प्रथा को रोकने में सफलता मिली, और यह पहल गांव के बच्चों ने अपनी बाल सभा और बाल पंचायत के माध्यम से पंचायत के सामने रख करके पंचायत पर प्रेशर बना करके उन्होंने हासिल किया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और ये जब चीज हम लोगों के संज्ञान में आई, तो भारत सरकार ने भी इस तरह के एडवाइजरी जो होता है सभी राज्यों को हम लोगों ने भेजा था, कि बाल सभा को आप प्रभावी बनाएं, और सभी राज्यों में इसका आयोजन जो है मैंडेटरी करने की दिशा में वो अपने पंचायत राज एक्ट्स या रूल्स में वो व्यवस्था करें। तो मेरा यह मानना है कि बाल सभा और बाल पंचायत, इन दोनों में बच्चों की हिस्सेदारी होने से उनमें जो आत्मविश्वास जागृत होता है, जैसा आपने कहा कि जो आज बच्चे हैं वही कल वोटर बनेंगे, वही कल पंचायत के प्रतिनिधि भी बन सकते, और फिर वो विधायक सांसद भी बनेंगे। तो उनका एक ये ट्रेनिंग हो जाता है कि हम लोक नीति से जुड़े हुए मुद्दे, क्योंकि जब आप बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रहे हैं, तो ये एक वर्ग है, गांव की आबादी का एक वर्ग है, जिसकी अभी कोई मुखर रूप से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर कहीं पर कोई बच्चा खड़ा होता है तो उसे बिठा दिया जाता है कि ये बड़ों का मामला है, तुम बैठ जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बात रखेंगे। और जो माता पिता होते हैं वो भी देखते हैं कि बाकी सारे लोग की इसमें रुचि नहीं है, तो वो भी चुप बैठ जाते हैं। तो ये एक अवसर देता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग, और अगर आप भारत की आबादी में ही लें
तो 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनकी जनसंख्या में भागीदारी वह बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब 20%, 25%, 30% तक की हो सकती है। क्योंकि ये तो हमें पता है कि शायद 30 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, उनकी भागीदारी अब भारत में 65%। तो अगर उसका और हम ब्रेक डाउन करें और उसको और गहराई में जाए, तो हो सकता है कि इनकी जो 18 साल से कम है, ये भी बहुत बड़ा वर्ग है। तो भारत सिर्फ तो युवाओं इनकी का देश ही नहीं है, भारत बच्चों का भी देश है। और जी हाँ, यही बच्चे कल के युवा भी बनेंगे। तो स्वाभाविक है कि बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं, उनके सवाल हैं। और ये कह के नहीं टाला जा सकता कि अच्छा, माने अभिभावक तो है, इनके अभिभावक हैं, अभिभावक ही बच्चों के ब्याह पे सारी बातें रखेंगे। अभिभावक की अपनी भूमिका है, लेकिन ये भी तय करना होगा, ये भी देखा जाना होगा कि घर का अभिभावक बच्चों की सुनता कितनी है, गांव का अभिभावक यानी पंचायत बच्चों के सवाल पर उनको बोलने की, वो जो बात कह रहे हैं उनको कितनी सुनती है। जो बड़ी पंचायत है, जो देश की संसद है, वहां बच्चों की बातें कितनी पहुंचती है, बच्चे कह पा रहे हैं कि नहीं। और उसी का सही समय है कि अभी देश में आम चुनाव होने जा रहा है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। राजनीतिक दल तैयारी में लगे हुए हैं। जो चुनी हुई जो बड़ी पंचायत है, अर्थात पहली सरकार है, वहां जो लोग चुन के जाएं, उनको ये तय करना होगा कि संवाद जो हो वो द्विपक्षीय हो, बहुपक्षीय हो, बच्चों से भी बात करें, नीति भी बनाए। क्योंकि लोक व्यवहार से ही लोक नीति तय होता है। कितना तैयार दिखते हैं ये लोग सर बच्चों के सवाल पर। अभी देखिए, सामान्य रूप से जो अभी तक की मतलब स्थिति जो उभर के सामने आई है, कि जहां पर बच्चों ने अपने अपनी मांगों को पंचायत के सामने रखा, तो सामान्य रूप से, और यदि वो उससे केवल एक बार वहां पर जा करके मिल करके और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया हो, वैसा अगर उन्होंने नहीं किया है और वो बार बार उसे फॉलो अप करते रहे, तो पंचायतों को भी उनकी मांगों को मांगने के लिए उनको उन्होंने भी उस पर गंभीरता से सोचा और कई मांगों को पूरा भी किया जो वो कर सकते थे, जिसके लिए धनराशि आदि उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए, खेल का मैदान, खेल का मैदान उपलब्ध कराना, व्यवस्था करना, ये पंचायत आसानी से कर सकती है और करती भी है। जहां पर बच्चों ने मांग रखी, वहां पर की भी। कुछ और जो मुद्दे आपकी बच्चियों से जुड़ी हुई होती, कि आपका टॉयलेट ठीक नहीं है, टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था कराना, तो उस इन सब मांगों को पंचायतों ने बहुत ही सहजता के साथ उसे स्वीकार किया। कुछ एक मांगे थी जहां पर बच्चों ने पंचायत से ऊपर जाकर के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके सामने भी अपनी मांग रखी। और ये एक बार सुनने का अवसर मिला था, पटना के ही करीब के बच्चे थे, जी। उन्होंने अपने जो उनके स्थानीय विधायक थे, उनके सामने उन्होंने अपनी मांग रखी थी सड़क से जुड़ा हुआ। और उन्होंने 1 साल तक उनके पास रोज जाते रहे, मतलब रोज की मतलब क्या, नियमित रूप से जाते रहे। और इतना दबाव बना कि आखिरकार इनकी वो सड़क बनानी पड़ी। और उससे उन बच्चों में जो आत्मविश्वास आया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपनी बात अगर कायदे से सलीके से रखें, तो उसे टालना लोगों के लिए संभव नहीं है। तो ये एक चेंज देखने को आ रही है कि जहां पर बच्चे अपनी मांगों को उठाते हैं, तो स्थानीय स्तर पर तो उसका मैक्सिमम प्रभाव पड़ता है। अभी विधायक या सांसद, इनके समक्ष उठने वाले मुद्दे कितने आते हैं, उनकी संख्या कम होती है। लेकिन जहां पर इनकी बात रखी जाती है, तो वो विधायक और सांसद भी कम से कम अपने स्तर से वो पंचायत के प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से कहते हैं कि भाई, बच्चों की ये मांग है, इसको आप लोग देख लीजिए और यथासंभव पूरा कीजिए। तो सांसद और विधायक के स्तर से इतनी बात भी अधिकारियों को
और जो स्थानीय सरकार के जनप्रतिनिधि हैं उनको कह देना, यह भी एक उपलब्धि ही है। तो तो मेरे ख्याल से इसका बाल पॉजिटिव पंचायत असर पड़ता है। बाल पंचायत में बच्चे जो है पंचायती राज व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के गुण को ही नहीं सीखते, बल्कि अपनी बात पुख्ता तरीके से कहते भी हैं। भले ही प्रयोग जो है छोटे स्तर पे हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जनार्दन जो है, इनको मैं जनता जनार्दन का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब वो चुन के जाता है तो जनार्दन हो जाता है। तो जनार्दन 5 साल में एक बार आपके दरवाजे पे आता है, लेकिन 5 साल तक जनता को अपनी बात मनवाने के लिए उनके दरवाजे पे जाना होता है। ये रिवायत बन गई है, जाना नहीं चाहिए, बस एक बार वो जनता की आवाज होती, जनार्दन को सुन लेना चाहिए। लेकिन वही है कि जब तक आप नॉक नहीं करेंगे, लोग सुनते नहीं है। तो बच्चे भी समय समय पे नॉक करते रहे हैं, लेकिन नॉक करने का इंतजार क्यों किया जाए। और एक सवाल और महत्वपूर्ण है सर, कि चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत की हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन चाइल्ड फ्रेंडली बजट कितना है पंचायतों के पास। और बजट जो बजट उनके पास जाता है, वो बच्चों के हिसाब से, ठीक है बच्चे ने मांग दिया कि प्लेग्राउंड होना चाहिए, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था कहाँ है जहां उस तरह की बजट बनाई जाए कि नहीं, इतना हमको बच्चों के मद में ही खर्च करनी। यहाँ पर देखिए, जो बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज की तारीख में पंचायतों के पास जो धनराशि उपलब्ध होती है, वो आती है या तो केंद्रीय वित्त आयोग से के माध्यम से, जो उनकी सिफारिश है, राज्य वित्त आयोग के माध्यम से, कुछ एक जो केंद्र पोषित योजनाएं चलती हैं, या राज्य सरकार की अगर कोई स्पेसिफिक योजना है उनके अंतर्गत, और प्लस उनका ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है उन्हीं के माध्यम से आता है। इसमें कहीं पर, और आज की तारीख में पंचायतें अपना अधिकांश राज्यों में पंचायतें अपना बजट भी नहीं बनाती। जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बजट बनता है और बजट की बकायदा असेंबली और पार्लियामेंट से अप्रूवल होती है, उस प्रकार बजट की का अप्रूवल ग्राम सभा से कराने की कोई मैंडेटरी व्यवस्था अधिकांश राज्यों के पंचायती राज एक्ट और रूल्स में नहीं है। यहाँ पर जो अभी बनता है वो है कि उनको साल भर में कितनी धनराशि मिलने की अपेक्षा है, और उस अपेक्षा के अनुरूप वो किन किन प्राथमिकताओं पर धनराशि को खर्च करना चाहेंगे, उसी के अंतर्गत वो अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। तो उसे हम बजट नहीं बता सकते हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर बजट बनता है और उसमें व्यवस्था की जाती है कि इतनी धनराशि जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के कल्याण पे खर्च होगा, इतना हम कृषि कल्याण पे खर्च करेंगे, इतना हम उद्योग क्षेत्र को देंगे। उस तरह की व्यवस्था अभी वर्तमान में पंचायत के स्तर पर नहीं है। लेकिन जो धनराशि उन्हें उपलब्ध हो रही है उसमें वो प्राथमिकता पर बच्चों पर खर्च करें, और यदि उन्होंने ग्राम सभा में अपनी पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत बनाने का संकल्प भी लिया, तो यह मानना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि यदि उन्होंने खुद संकल्प लिया कि हम अपनी पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत बनाएंगे, तो वो बच्चों की मांगों पर ज्यादा धनराशि खर्च करें बजाय किसी और क्षेत्र के। जी। और यहाँ पर आपको जानकर खुशी होगी कि देश में जो ये 9 थीम्स बनाए गए थे, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी जो सतत विकास के लक्ष्यों का स्थानीयकरण किया गया, उसमें काफी बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों ने बाल हितैषी ग्राम पंचायत बनने का भी संकल्प लिया, और उन्हें उस पर, जैसा पिछली बार आप बता रहे, उस पर उन्हें अवार्ड भी मिलता है। और उस अवार्ड में
जिन पंचायतों को ये अवार्ड मिला, उनका मनोबल भी बहुत बढ़ा कि हमने बच्चों के हित में ये काम किया। मुझे राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब जिले, राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर हमें पहचान मिली, और उस अच्छे काम से बच्चे तो खुश हुए ही, पंचायत का भी नाम पूरे देश में रोशन हुआ। जी तो ये स्थिति आज की तारीख में है। और एक उदाहरण अगर लें कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में, एक पंचायत है सीरा, जी जिसे पिछले साल जब ये बाल हितैषी ग्राम पंचायत का अवार्ड ये हुआ था, उसमें उनसे सेकंड अवार्ड मिला। जी और ये जम्मू कश्मीर में पहली बार वहां पर पंचायती राज संस्था चुनाव के माध्यम से वहां पर स्थापित की गई। जी और वो ग्राम पंचायत, वो सरपंच का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसे आज भी इस बात पर फख्र है कि मैंने जो बच्चों के लिए अपनी पंचायत में काम किया, उसका मुझे रिकग्निशन मिला। और पूरे पंचायत का नाम जो है पूरे देश में सभी के सामने जो है रोशन हुआ। और इस चीज को वो आज भी, जब वो सरपंच नहीं है, तब भी वो कहता है कि इसे तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा कि मैंने मेरे नेतृत्व में ग्राम पंचायत में बाल हितैषी ग्राम पंचायत बनने का संकल्प लिया था, और जो कार्य किया उसका रिकग्निशन भी मिला। तो मैंने ये बात कही थी कि लोक व्यवहार से लोक नीति तय होता है। तो चूंकि उस पंचायत के लोक व्यवहार में ये शामिल हो गया कि हमारा पंचायत बाल हितैषी पंचायत होगा, एक बार उस सरपंच ने करके दिखाया, किसी कारणवश अगली बार कंटिन्यू नहीं हुआ होगा, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन अब जो वहां नए सरपंच होंगे, कम से कम उनसे जनता ये जरूर अपेक्षा करती होगी कि पंचायत बाल हितैषी बना रहे और सुविधाओं का विस्तार उस तरीके से हो जिससे कि बच्चों को भाए। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट वास्तव अभी जो है जम्मू कश्मीर में उनका कार्यकाल खत्म हो गया, और दूसरा चुनाव अभी हुआ नहीं। तो जब भी चुनाव घोषित होगी, तो वो लोग वहां पर, तब वहां पंचायतों का गठन हो जाएगा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि का है। लेकिन ये बात सही है कि ये काम केवल ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो उसके बाद आप हमेशा के लिए बाल हितैषी ग्राम पंचायत बने रहें, क्योंकि ये काम जो है ये हमेशा चलते रहना। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो उसके बाद आगे बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी, उनकी कोई बात नहीं होगी। क्योंकि ये चीज को जब अपनी सोच में गांव के सभी लोग, चाहे वो बच्चे हों, चाहे पंचायत के प्रतिनिधि हों, चाहे वोटर हों, अभिभावक हो, जब वो अपनी सोच में लाएंगे कि नहीं, बच्चे बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है, उनकी जरूरतें हैं, जिसको हम बड़ों की जरूरतों के साथ हम उसको जोड़ नहीं सकते हैं, उनकी अलग प्रकार की जरूरत, और उन जरूरतों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम उन जरूरतों की पूर्ति करेंगे, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएंगे, तभी वो आगे चलकर अच्छे नागरिक बन सकेंगे और गांव, देश, प्रदेश सभी के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। तो ये चीज लोगों की सोच में आने की है, और सतत प्रयास इसका चलता रहना चाहिए। जी, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सतत ही चलती है। लोकतंत्र हमारे देश में सतत रूप से आगे बढ़ता रहे, ये कामना हम सबकी है। और उसी को हम लोग हर 5 साल बाद जनता के बीच जाते हैं, जनता का मैंडेट लेते हैं। एक और चीज ध्यान में आया मेरे सर, क्योंकि आपके पास तो ज्ञान का खजाना है सर। बाल पंचायत हम लोग कह रहे हैं, बालिका पंचायत की भी बात करते हैं क्या? क्योंकि हम लोग पंचायती राज संस्थानों में 50% ज्यादातर राज्यों में महिला आरक्षण दे दिया है। तो बाल पंचायत की तो बात करते हैं, लेकिन बालिका पंचायत की भी बात होती है क्या? और उन पंचायत प्रतिनिधियों, विशेष रूप से जहाँ पे महिला सरपंच, महिला वार्ड मेंबर, सब कुछ महिलाओं के हाथ में, उनसे कितनी अपेक्षा रखी जाती है कि कम से कम वो बेटियों के कल्याण के लिए ध्यान देंगी और
बालक और बालिका में भेदभाव नहीं करती हो। नहीं, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपकी बात को दूसरे तरह से रखूंगा जी। कि बाल हितैषी पंचायत का ये मतलब नहीं है कि वो जेंडर के स्तर पर जो है पक्षपात कर रहा है, कि वो केवल मेल जेंडर को डिनोट कर रहा है। उससे हम बालक हितैषी नहीं बोल रहे हैं, हम बाल हितैषी बोल रहे हैं। तो बाल में चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, बालक हो अथवा बालिका हो, दोनों उसमें कवर्ड होते हैं। और इसी तरह जब बाल पंचायत होती है, बाल सभा होती है, तो उसमें बच्चे एवं बच्चियां, दोनों लड़के एवं लड़कियां, दोनों की उसमें सहभागिता होती है। दोनों के इश्यूज उसमें डिस्कस होते हैं, दोनों के इश्यूज उसमें रखे जाते हैं और उन पर विचार करके वो आगे पंचायत के सामने रखी जाती है। तो यहाँ पर उस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और इसीलिए जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया राजस्थान का, कि वहां पर वो बालिका थी, वो एक बच्ची थी, लड़की थी, जिसने बाल विवाह का मुद्दा अपने बाल पंचायत में और उसके बाद बाल सभा में उठाया और उसका सभी लोगों से उसने मांगा सपोर्ट कि आप मेरी मदद कीजिए, इस विवाह को जो गैर कानूनी है इसे हमें रुकवाना है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। तो ये एक पहल थी कि जो बच्चियों से जुड़ी हुई इश्यूज भी होते हैं, वो भी बाल सभा में, बाल पंचायत में न केवल उन पर चर्चा होती है, बल्कि उसे बहुत ही जोरदार तरीके से उसे उठाया भी जाता है। तो ये एक है। और इन्हीं बच्चों को अगर आप सुनेंगे, इन बच्चों ने बाल सभा आदि में भाग लिया है, इस विश्वास के साथ। यहाँ पर हमने देखा था कि 2 साल पहले जब विज्ञान भवन में वो आयोजन हुआ था कार्यक्रम, वहां पर हम लोगों ने कुछ बच्चों को भी बोलने का अवसर दिया था, जो देश के अलग अलग प्रांतों से आए थे। और जिस तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने भरी सभा को संबोधित किया था अपने मुद्दों पर, चाहे वो राजस्थान के बच्चे बच्चियां हों, चाहे बिहार से हों, चाहे केरल से हों, महाराष्ट्र से हों, वो मतलब देखने वाली और बात थी। वैसा हमने उस तरह का आत्मविश्वास भरा हुआ भाषण किसी को देते हुए बगैर नर्वस हुए, बगैर सटपकाए, हमने किसी को नहीं सुना था। तो जो आप बात कह रहे थे कि वो एक ट्रेनिंग देता है, दोनों को, बच्चे हों या बच्चियां हों, दोनों को वो ट्रेनिंग देता है कि वो आगे अपने नेतृत्व क्षमता को कैसे विकसित कर सकते। तो पत्रकार को मंगरुआ के जैसा ही मूड होना चाहिए, मूड मगज होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार को उकसाने की आदत भी होनी चाहिए। जान जान जानबूझ के भी नासमझ बनने की कोशिश करनी चाहिए। सारा ज्ञान आपके पास ही नहीं है, सामने वाले के पास भी ज्ञान होता है, वो ज्यादा से ज्यादा कहे। इसीलिए सर मैंने जानबूझ के ही बाल और बालिका के बीच के भेद पे प्रश्न किया था कि आप विस्तार से अपनी बात कहें। नहीं नहीं, धन्यवाद। जी। और ये आपने ट्रेड सीक्रेट बता दिया। तो और सर एक बच्चों में आजकल माने ये जिस तरह का तकनीक का माहौल है, इंटरनेट का माहौल है, गूगल का माहौल है, मोबाइल का माहौल है, तो इससे हमारी सुविधाएं तो बढ़ गई हैं, लेकिन बच्चे एक तरह से कहीं ना कहीं इसके चपेट में भी आ रहे हैं। उस दिशा में भी कुछ पंचायतों को जागरूक किया जाता है क्या, कि कैसे हम इनके दुष्प्रभाव से बचे। प्रभाव तो लोग ग्रहण कर ही लेते हैं, रील्स बना रहे हैं, गूगल से पढ़ाई कर रहे हैं, कोरोना में हमने देखा भी कि क्लासेज भी चली, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं उनके हैबिट में शामिल हो गया। हम खेल के मैदान से दूर अपने घर में चिपके रह रहे हैं। तो घर में चिपका हुआ बचपन, जो खेल के मैदान में जो आपका बचपन गुजरा होगा, और वो आज का जो बचपन है जो इंटरनेट पे ही केवल योगा करते देखता है, करता नहीं, तो उनके लिए भी कुछ। हाँ, यहाँ पर देखिए, मुझे खुशी है कि साहब इस तरह की जो पहल है जी। वो सरकार के कहने पर पंचायतें नहीं करती हैं। जहाँ पंचायत की अपनी समझ होती है, वो खुद आके आकर के किए हैं। और पिछले साल 2 साल में हम लोगों ने ये पढ़ा और ये अखबारों में भी आया था
कि जी महाराष्ट्र में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में कई पंचायतों ने मोबाइल को बैन कर दिया था कि शाम में 6 बजे से 8 बजे तक कोई बच्चा मोबाइल नहीं उठाएगा। अगर वो बच्चा मोबाइल का उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके जो अभिभावक हैं उन पर आर्थिक दंड लगाया जाए। जी और ये उनकी चिंता थी कि मोबाइल से लोग चिपके रहते हैं, ना पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, ना किसी और चीज पर ध्यान दे रहे हैं। तो उन्होंने ये पहल की कि शाम में 2 घंटे के लिए 6 से 8 किसी बच्चे को कोई मोबाइल उपलब्ध नहीं होगी। और ये सभी घरों में, सभी पंचायत के सभी अभिभावकों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इसे ग्रहण किया। किसी ने वहां पर ये नहीं कहा कि आप मेरे इस अधिकार को कैसे आप हनन कर रहे हैं, पंचायत को ऐसा कैसे करने का अधिकार कहाँ से मिला। सभी लोगों ने उसे स्वीकार किया और ये एक मतलब आसपास के पंचायतों के लिए भी नजीर बन गया। जी जब ये नजीर बना तो वहां पर जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत के लोगों ने भी दूसरे सरपंचों से भी कहा कि आप लोग भी इस तरह की पहल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल थी जहां पर पंचायतों ने खुद आगे आकर इस तरह की पहल की कि मोबाइल का जो दुरुपयोग है, दुरुपयोग नहीं मतलब मोबाइल में जो एक वो ऑब्सेशन बन जाता है कि एक नशा लत लग जाती है जी कि जी हम हमेशा मोबाइल ही पर देखते रहेंगे, जी जैसे कि सारी दुनिया मोबाइल में ही जी और सिमट गई हो। जी और बहुत सारे मोबाइल में ऐसे भी चीजें होती हैं, पोर्नोग्राफी होता है जिससे कि बच्चा अपने उम्र से पहले ही बड़ा हो जाता है, और बहुत सारे नकल। तो बिल्कुल अच्छी अच्छी पहल की पंचायत ने, कम से कम बिल्कुल। तो दिखाई। ये बहुत ही बड़ी चीज थी जो पंचायतों ने अपने स्तर पर की। जी और यहीं पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो लाइब्रेरी का जी हाल के दिनों में आप लोगों ने सुना होगा जी कि मैं कर्नाटक जहां से ने ये तो हर सुनील कुमार जी, मैं जहां से ये लाइव कर रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, मैंने एक लाइब्रेरी इस दिल्ली शहर में बनाया हुआ है जहां बच्चे, चूंकि मैं जहां बैठा हुआ हूँ ये मैंने मुखर्जी नगर के आसपास का इलाका है जहां बच्चे लाइब्रेरी में आके पढ़ते हैं। तो वहीं से सर मैं कराऊं, मेरे भी शौक में ये शामिल था कि एक लाइब्रेरी बनाया जाए। उस वो लाइब्रेरी नहीं जो कि मुखर्जी नगर के आसपास दिखाई देते हैं, बैग में किताब ले गए और जाके पढ़े, जहाँ कुछ किताबें भी रखी हो। जी सर, आप लाइब्रेरी की बात कर रहे तो थे। यहाँ पर, हाँ तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो बाल हितैषी पंचायत अगर आपको बनना है, किसी पंचायत को बनना है, तो उसपे लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी वाली जो पहल है, जो कर्नाटक में बड़े ही व्यापक तौर पर पिछले 3 सालों में की गई, और जिसकी गूंज जो है अब हम अलग अलग ये में हम यूपी में भी देख रहे हैं, हरियाणा में भी देख रहे हैं, पंजाब में भी देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी, सभी जगह देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है, पंचायत की भी समझ में आ रहा है कि यदि हम पंचायत घर में ही, पंचायत भवन में ही एक कमरे में हम लाइब्रेरी बनाते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी की भी वहां व्यवस्था करते हैं, जी तो एक तो है कि हर एक आयु वर्ग के बच्चों के हिसाब से वहां पर पुस्तकें उनको चाहिए। जी तो सारी पुस्तकें उनको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। उनको गांव के ही कई लोग हैं, बाहर के भी कई लोग हैं जो पंचायत को खुशी खुशी किताबें दान भी कर देते हैं। जी इसी तरह वहां पर डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाया गया। सुनील कुमार जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जब बच्चे होंगे तो भारत सरकार की एक योजना चलती थी, राष्ट्रीय पुस्तकालय योजना, और उसके जरिए आपके गांव या जो बड़े गांव होते थे वहां पे भारत सरकार लाइब्रेरी खुलवाती थी। सही कह रहा हूं सर मैं? नहीं, वो सही है, लेकिन है कि हमारे गांव में तो एक हमारे घर के बगल में ही जगदम्बा पुस्तकालय था जी जो 100 साल पुराना, अभी उसका शताब्दी वर्ष मना। जी और वो जगदम्बा, हम लोग घर का पता भी लिखते हैं तो जगदम्बा पुस्तकालय के बगल में। जी तो वो 100 साल पहले शुरू हुआ था, जब भारत सरकार की योजना नहीं थी, गांव के ही लोगों ने
किसी ने डोनेट किया होगा, किसी ने जगह दिया होगा, कुछ लोगों ने पैसा दिया जिससे भवन बना, और फिर लोगों ने वहां किताबें आदि, जिससे एक वहां पर पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण हुआ। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि बीच के समय में ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ा था। लेकिन किताबों के प्रति बच्चों में प्रेम, जागरूकता उत्पन्न हो, बच्चों में पढ़ने की इच्छा जागृत हो, उस दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और डिजिटल लाइब्रेरी जहां पर आप उनको आने वाले मतलब 12वीं के बाद आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी भी प्रायोगिक परीक्षा आदि की तैयारी करने के लिए भी मटेरियल अगर उनको उसी कंप्यूटर पे मिल जाता है, तो उससे उन्हें बहुत सहूलियत हो रही है। तो तो ये सर, एक आंदोलन सर बहुत ही से मैं ये बात महत्वपूर्ण। कर रहा था, सर से बात शुरू हुई थी चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत को लेके, बच्चों के जीवन से जुड़ी विविध पहलुओं को हमने टटोला। उसमें बाल पंचायत, पंचायती राज संस्थाएं और देश की जो पहली पंचायत है वो क्या भूमिका अदा कर सकती है, उस पर बात हुई। अब बहुत कम समय बच गया है सर, मैं समापन की ओर बढ़ रहा हूँ। और अंत में हम लोग पहुंचे गांव गांव में जो पुस्तकालय खोले जाने की सरकार की पहल है, या सर के पुरखों ने जो जगदम्बा पुस्तकालय बनाया था, या मंगरुआ ने जो लाइब्रेरी खोली है, उस पर चर्चा की। धन्यवाद सर। समय समय पे हम लोग पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पे बतकही करते रहेंगे। आज की बातचीत सर यहीं समाप्त करनी होगी। धन्यवाद।